सुपरस्टार राजेश खन्ना और लेजेंडरी राइटिंग डुओ सलीम जावेद के बीच 1973 में एक आर्गुमेंट होता है। एक ऐसा आर्गुमेंट जो बॉलीवुड को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। इसीलिए क्योंकि ये लड़ाई ने लीड करा था द सैड, अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक डाउनफॉल ऑफ राजेश खन्ना, इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार। तो कुछ 2000 लड़कियां थी सेट पर काका जी की। एक पागलपन था उसमें। मैं छोटा सा बच्चा था, वो जब जैसे कि रास्ते पे शूटिंग करते थे तो अगर यूं घूमते थे तो सारी लड़कियां इस तरफ, इफ यू टर्न अराउंड सारी लड़कियां इस तरफ। आई हैव नेवर सीन अ विजुअल लाइक दैट इन माय एंटायर लाइफ। राजेश खन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी 10 सालों में एक तरह से कंगाल हो गए थे। यही नहीं, वो बेहद अकेलेपन के शिकार भी हो गए। बहुत अकेलापन महसूस करते थे, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी उनके साथ नहीं थी उस टाइम पर। 1969 से 1972 के बीच राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर लगातार 15 ब्लॉकबस्टर्स दे चुके थे। हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता था। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ने उन्हें इंडिया का फर्स्ट ट्रू सुपरस्टार बनाया था। एक ऐसा स्टारडम जो राजेश खन्ना से पहले आए ना तो दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर ने देखा, और ना उनके बाद आए शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर या कोई भी और देख पाया है। The whole country was under Rajesh Khanna's spell. He used to create hysteria, mob hysteria. पर अगले 5 सालों में कुछ ऐसा हुआ कि वो राजेश खन्ना जो अपने आप को लिटरली भगवान मानते थे, उनकी लगातार 7 फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स उनके पीछे उनकी डेट्स की भीख मांगते थे, उन्होंने काका को अवॉइड करना शुरू कर दिया। इंडिया का पहला और सबसे बड़ा सुपरस्टार एक समय इतना डेस्परेट और लोनली हो गया था कि उनसे 16 साल छोटी उनकी वाइफ डिंपल कपाड़िया ने उन्हें फूट फूट कर अकेले रोते देखा। अपने दोस्तों को बंगलो और लग्जरी कार गिफ्ट में देने वाले राजेश खन्ना को बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इतनी लेजेंडरी, टाइमलेस मूवीज देने के बाद उन्हें 2008 में कुछ पैसों के लिए एक सी ग्रेड फिल्म में काम करना पड़ा। हाँ, मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि रस्टी भाई, राजेश खन्ना की डाउनफॉल का रीजन तो उनका अल्कोहलिज्म, ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, नॉन कोऑपरेटिव नेचर, सेट पर लेट आने की उनकी आदत ही तो था। सबसे लेट राजेश खन्ना आता था, 12 बजे आता था, मैं 9 बजे पहुंचती थी। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि उनके करियर का रियल विलन वाज द लेजेंडरी राइटिंग डुओ ऑफ सलीम खान एंड जावेद अख्तर। वो डुओ जिन्होंने बॉलीवुड को जंजीर, शोले, सीता और गीता, दीवार, डॉन और मिस्टर इंडिया जैसी सुपर हिट कल्ट क्लासिक्स दी, जिनका बॉलीवुड करियर आयरॉनिकली राजेश खन्ना ने ही बनाया था। 1971 में अपनी फिल्म हाथी मेरा साथी में उन्हें काम दिलवाकर पसंद आया, उन्होंने ले लिया। इस बार राजेश खन्ना ने हमें बहुत पैसा दिलाया, 10,000 रुपए। तो 5,000 सलीम साहब को 5,000 मिले, तो वी वर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। तो लाजमी है ये जानना कि 1971 के बाद के उन 2 सालों में आखिर ऐसा हुआ क्या कि सलीम जावेद ने राजेश खन्ना के लिए मूवीज लिखने से मना कर दिया। इनफैक्ट राजेश खन्ना का डाउनफॉल लिखने के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का लीडिंग एंग्री यंग मैन और अगला सुपरस्टार तक बनाया। इस वीडियो में तुम्हें राजेश खन्ना और इस लड़ाई के बारे में तो जानने को मिलेगा, ये भी कि कैसे राजेश खन्ना ने खुद को तो डिस्ट्रॉय किया ही, पर उससे ज्यादा ये कि कैसे बॉलीवुड ने अपने पहले इकलौते सुपरस्टार को गिराने में, उनके फेलियर को इनएविटेबल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कैसे राजेश खन्ना ने कमबैक्स की लाख कोशिशें करी, डेस्परेट होने के बाद पॉलिटिक्स और टीवी तक में एंट्री ली। कैसे वो अपना खोया हुआ स्टारडम मरते दम तक ढूंढते रहे, पर ना तो वो स्टारडम वापस आया, ना ही वापस आया राजेश खन्ना का कॉन्फिडेंस, उनका एरोगेंस, उनका गॉड कॉम्प्लेक्स, जो एक समय पर कारण बना था उनके डाउनफॉल का। पर वो जानने के लिए समझना पड़ेगा उनके स्टारडम की इंटेंसिटी को, उसकी डेप्थ को, उनके वंस इन अ जनरेशन सुपरस्टार वाले टैग को और उसके पीछे के नुआंस को। क्योंकि ग्रेट एक्टर्स तो बॉलीवुड में हमेशा से आ रहे हैं, पर राजेश खन्ना को तो कुछ साल पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक मीडियोकर एक्टर तक बोल दिया था। तो ऐसा क्या था राजेश खन्ना के स्टारडम में कि उसको आज तक ना कोई रेप्लिकेट कर पाया है और ना ही शायद आगे कोई कर पाए। बॉलीवुड और पॉप कल्चर के बारे में ऐसी इन डेप्थ वीडियोस तुम्हें पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम हर हफ्ते तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं और आओ समझते हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टारडम ऑफ राजेश खन्ना को।
राजेश खन्ना के डाउनफॉल के पीछे शायद प्रॉब्लम थी एरोगेंस एंड स्टारडम का ईगो, पर उसका रिजल्ट सिर्फ एक था, रॉन्ग वर्ड्स, रॉन्ग टोन, रॉन्ग टाइमिंग, जिसकी वजह से किसी सुपरस्टार का तो क्या, हम सबका करियर डिरेल हो जाएगा। जैसे अगर तुम एक गलत टोन वाला ईमेल, एक पुअरली रिटन रिपोर्ट या ग्रामेटिकल एरर से भरा हुआ असाइनमेंट अपने बॉस, प्रोफेसर या टीचर को दोगे तो तुम्हारे साथ हो सकता है। इसीलिए क्विलबॉट अगर तुम मेरी तरह यूज करोगे तो ये एआई पावर्ड राइटिंग टूल तुम्हारी किसी भी तरह की राइटिंग को पॉलिश, पैराफ्रेज और ग्रामेटिकली करेक्ट कर सकता है। इसे यूज करने के लिए सिर्फ एक क्लिक में क्विलबॉट का क्रोम एक्सटेंशन अपने ब्राउजर में यूज करना है और ये हर जगह तुम्हारे जीमेल से लेके गूगल डॉक्स तक अपने पॉपअप के थ्रू तुम्हें राइटिंग सजेशंस देता है। तुम अपने टोन को फॉर्मल, कॉन्फिडेंट या सिंपल सेट कर सकते हो एंड क्विलबॉट तुम्हारी राइटिंग को ज्यादा प्रोफेशनल और क्लियर बना देता है। इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर जाओ, क्विलबॉट को अभी इंस्टॉल करो ताकि तुम्हारी राइटिंग ज्यादा क्लियर, क्रिस्प एंड इफेक्टिव हो, ताकि तुम वो गलतियां ना करो जिसकी वजह से राजेश खन्ना के स्टारडम के पीक के बावजूद एक गलती, एक मिसकम्युनिकेशन, एक आर्गुमेंट ने उनका पूरा करियर बदल दिया। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में एक स्कूल हेडमास्टर लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर जन्म होता है जतिन खन्ना का। वही जतिन खन्ना जो आगे चलकर राजेश खन्ना बनने वाले थे। पर बचपन में ही जतिन को उनके रिलेटिव चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने अडॉप्ट कर लिया और वो उनके साथ अमृतसर से बॉम्बे आ गए, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। एंड इंटरेस्टिंगली अपने स्कूलिंग में ही उन्हें अपना एक ऐसा दोस्त मिला जो आगे चलकर उनके साथ एक कंटेम्प्रेरी एक्टर बनने वाला था। वो दोस्त था रवि कुमार, जिसको आगे चलकर लोग जितेंद्र के नाम से जानेंगे। Kaka and me were school friends. We studied together in same school. मैंने मेरा नाम बदलकर आरके से जेके किया। अब जतिन का इंटरेस्ट एक्टिंग, ड्रामा, थिएटर में इतनी कम उम्र में आया था कि उन्होंने स्कूल में प्लेस करने शुरू कर और सिनेमा में उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया जब ही गॉट एन एडमिशन इन एनडब्ल्यू कॉलेज इन पुणे फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद जब वो केसी कॉलेज से अपनी मास्टर्स करने वापस आए तो उन्हें मिली और अपॉर्चुनिटीज एक्टिंग, ड्रामा और थिएटर करने की। सिनेमा में आने से पहले स्टेज पे काम किया करता। और जब फाइनली उन्होंने बॉलीवुड में फिल्मों में एंट्री करने की ठान ली तो उनके एक और रिलेटिव, उनके अंकल के तलवार ने उन्हें एक नया नाम दिया, क्योंकि अपेरेंटली उनका नाम जतिन खन्ना के अंदर स्टार एक्टर वाली कोई पर्सनालिटी नहीं थी। एंड ऐसे जतिन खन्ना बन गए द राजेश खन्ना। लेकिन एक सुपरस्टार का नाम रख लेने से सिर्फ थोड़ी कोई सुपरस्टार बन जाता, क्योंकि कॉलेज के बाद नए नाम के राजेश खन्ना ने बहुत फिल्मों के ऑडिशन दिए पर कुछ काम नहीं करा। और इतने रिजेक्शंस फेस करने के बाद राजेश खन्ना की किस्मत तब बदलती है जब वो पार्टिसिपेट करते हैं एक टैलेंट शो में। 1965 में बॉलीवुड ढूंढ रहा था अपना नेक्स्ट बड़ा एक्टर, इसीलिए 1965 में जेपी सिप्पी, बीआर चोपड़ा, शक्ति सामंत और नासिर हुसैन जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ने फिल्म फेयर मैगजीन के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट, जिसमें देश भर से 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और इसी कॉन्टेस्ट में 23 साल के राजेश खन्ना ने सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि अपनी एक्टिंग, सिनेमैटिक ब्रिलियंस से जजेस को इंप्रेस किया। फिनाले में एक्टर विनोद मेहरा को हराकर वो कॉन्टेस्ट जीता भी। एज अ प्राइस ऑफ विनिंग दिस कॉन्टेस्ट अगले साल 1966 में मिलता है राजेश खन्ना को अपना पहला बॉलीवुड फिल्म डेब्यू। सुपरस्टार देवानंद के भाई चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत के साथ, जो कोइंसिडेंटली ऑस्कर्स में नॉमिनेट होने वाली पहली इंडियन फिल्म थी, पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अब राजेश खन्ना की अगली 3 फिल्म, रविंद्र दवे की डायरेक्टेड राज, नासिर हुसैन डायरेक्टेड बहारों के सपने और एस बालन डायरेक्टेड औरत भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से राजेश खन्ना को इंडस्ट्री में बहुत ही जल्दी एक एवरेज एक्टर का टैग मिल गया। एंड राइटली सो, क्योंकि एक टैलेंट शो जीतने में और एक हिट फिल्म देने में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, राजेश खन्ना को डायरेक्टर्स की अटेंशन, फिल्मों में थोड़ा काम मिल रहा था, पर वो अब भी ढूंढ रहे थे अपना पहला ब्रेकआउट प्रोजेक्ट, जो मिला उन्हें 1969 में। वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगातार 6 बॉक्स ऑफिस हिट्स के साथ। खामोशी, इत्तेफाक, डोली जैसी फिल्मों ने उन्हें इनिशियल कॉन्फिडेंस दिया, ऑडियंस उन्हें पसंद करने लगी। पर राजेश खन्ना का असली ब्रेक थ्रू मोमेंट आया शक्ति सामंत डायरेक्टेड आराधना के साथ, जो 80 लाख रुपए में बनी जरूर थी पर बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ कमाती है। शर्मिला टैगोर के साथ राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन लव स्टोरी लोगों को इतनी पसंद आती है कि राजेश खन्ना रातों रात एक नेशनल सेंसेशन बन जाते हैं। आफ्टर द रिलीज ऑफ आराधना तो डबल रोल में थे, एक तो बहुत अच्छी भी थी। आज भी मैं देखती हूँ फिल्म, मुझे लगता है वाकई होना चाहिए था जो हुआ। ही वॉज वेरी वेरी गुड इन आराधना। मैं लड़कियाँ देखती थी जो आती थी, बाबा रे बाबा, तब तो फिल्म बहुत चल चुकी थी और सबने देख लिया था और सब पागल हो गए थे उनके पीछे। एंड एक रोमांटिक सुपरस्टार बनने में जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो पूरी करी किशोर कुमार ने अपने करियर के 2 सबसे ज्यादा लेजेंडरी गाने आराधना में देकर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। और इसके बाद तो राजेश खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर
सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, कति पतंग, आनंद, अंदाज। 1969 से 1971 तक राजेश खन्ना ने बैक टू बैक 17 सुपरहिट ब्लॉकबस्टर डिलीवर किए। हिंदी सिनेमा में राजेश खन्ना मानो रोमांस का फेस बन चुके थे। लड़कियों में राजेश खन्ना का क्रेज इतना कि उन्हें खून से लिखे हुए लव लेटर मिला करते थे कि लड़कियां अपने खून से उसको खत लिखती थी। कुछ ने तो उनकी फोटोज के साथ शादी कर ली थी। कोई लड़कियां ऐसा भी खत लिखती थी कि भाई मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली है तुम्हारे फोटोग्राफ्स के साथ। काका की एक झलक, उनका एक ऑटोग्राफ पाने के लिए लोग, हजारों लोग उनके फिल्म के सेट के बाहर, उनके घर के बाहर हर रोज खड़े रहते थे। एंड सिर्फ 3 साल के अंदर राजेश खन्ना वेंट फ्रॉम बीइंग एन एवरेज राइजिंग एक्टर टू बीइंग द गॉड ऑफ बॉलीवुड। एंड मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि ग्रेट एक्टर्स तो बॉलीवुड में पहले से थे, पर काका जैसा ऑब्सेशन, पॉपुलैरिटी और स्टारडम उस समय तक हिंदी सिनेमा में किसी ने नहीं देखा था। He was so popular. He was any competition's nightmare. हर आदमी, हर एक्टर, हर कलीग सोच नहीं पाता था कि ये डेप्थ, ये हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी हो सकती है। He was phenomenal. उनके फैंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबका एक ही कहना था, ऊपर आका, नीचे काका और बाकी सबकी माँ का। 1990 के एक इंटरव्यू में तो उन्होंने खुद बताया कि उस समय ही लिटरली फेल्ट लाइक अ गॉड। मेरे ख्याल में तारीफ और पूजना तो भगवान को भी अच्छा लगता है। पर शायद यही राजेश खन्ना के डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि एक सुपरस्टार में और अपने आप को भगवान मानने वाले गॉड कॉम्प्लेक्स में एक बहुत पतली सी लाइन है, जिसको शायद काका कहे जाने वाले राजेश खन्ना अपने स्टारडम के नशे में बहुत पहले डिस्ट्रॉय कर चुके थे। आज हमें यह पता है कि एक्सट्रीम सुपरस्टारडम के साथ सिर्फ ऑडियंस का प्यार, पॉपुलैरिटी और एक अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ ही नहीं आता, पर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है। स्टार्स वाले टैंट्रम्स आते हैं और एक गॉड कॉम्प्लेक्स आता है, जो एक इनिशियल ट्रिगरिंग पॉइंट बना राजेश खन्ना के डाउनफॉल का। वो राजेश खन्ना जो 1966 से पहले मूवीज के ऑडिशन दे रहे थे, टैलेंट शो में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 1969 में लगातार 3 बॉक्स ऑफिस हिट्स देने के बाद थोड़े एरोगेंट होने लगे। और आराधना के रिलीज होने के बाद तो राजेश खन्ना के स्टार वाले टैंट्रम एक अलग लेवल पर पहुंच गए। वो अपनी फिल्म के सेट पर सबसे जरूरी इंसान थे और ये बात सबको पता भी थी, बट ही स्टिल मे बी वांटेड टू एक्सर्ट हिज इंपॉर्टेंस। फिर चाहे वो अपने को स्टार्स को अपने से इंफीरियर फील कराना हो या कहूं उनकी औकात दिखाना हो। फिर आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि ये एक्टर मुझसे कितना छोटा है, ये दुनिया को मैं दिखा दूं। या शूटिंग पर हर रोज लेट आना हो। इनमें से सेट पर सबसे लेट कौन पधारते थे? सबसे लेट राजेश खन्ना आता था। पर सबको ये ऑलरेडी पता था कि अगर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म करनी है तो ये सब तो झेलना होगा। ये आपको मेंटली प्रिपेयर होकर जाना होता था कि वो वक्त पर नहीं आएंगे। उनके को एक्टर्स तक वो खुद डिसाइड करते थे एंड ऑल ऑफ दिस मेड हिम एन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद। उसके एब्सेंस में सारे बोलते थे यार क्या है यार, देखो सब तैयार है, सब बैठे हुए। और रोज सेट पर लेट आने का कारण पता है क्या था? उनके घर आशीर्वाद पर हर रात लगने वाला दरबार, वो दावत जिसमें राजेश खन्ना के सभी दोस्त या कहें कि उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग आते थे। शाम को महफिल होती थी और दोस्त आते थे। दोस्त आते अपनी मर्जी से थे, जाते काका जी की मर्जी से थे। और फिर पार्टी चलती थी। सुबह 5 बजे डिनर सर्व होता था। बट इवन आफ्टर ऑल ऑफ दीज टैंट्रम्स, डोंट फॉरगेट कि राजेश खन्ना थे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार। अभी भी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उनकी डेट्स के लिए उनके पीछे घूम रहे थे। 1971 में हाथी मेरा साथी के साथ तो उनका स्टारडम एक लेवल और ऊपर चला गया। ये वही फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना ने अपनी फिल्म लिखने का मौका दिया सलीम जावेद के राइटिंग डुओ को, जो उस समय बॉलीवुड में अपनी जगह बना रहे थे। 1 करोड़ में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपए कमाए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शायद पहली बार एक एनिमल, इन दिस केस एन एलिफेंट, सिर्फ स्टोरी का पार्ट नहीं था बल्कि फिल्म का एक पिवटल कैरेक्टर भी था। पर इस फिल्म का जिक्र करना सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये एक और हिट थी राजेश खन्ना की लाइन ऑफ हिट्स में, पर इसीलिए क्योंकि सलीम जावेद का ये पहला बिग ब्रेक था एज अ राइटिंग डुओ। एंड ये इंपॉर्टेंट अभी थोड़ी देर में होगा जब मैं बताऊंगा कि कैसे इस मूवी की वजह से एक ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ जिसकी वजह से बॉलीवुड बदल गया। पर जब राजेश खन्ना अपनी पीक पर थे, उनके नखरे, उनका गुस्सा, उनकी अननेसेसरी डिमांड, सब कुछ इग्नोर किया जाता था बिकॉज ऑफ द स्टेचर ऑफ ए स्टार। 1973 में तो बीबीसी ने राजेश खन्ना के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कॉल्ड बॉम्बे सुपरस्टार। एंड उस समय 31 साल के राजेश खन्ना अचानक से शादी कर लेते हैं अपने से ऑलमोस्ट आधी एज की इमर्जिंग एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया के साथ, जो शायद राजेश खन्ना के साथ प्यार में नहीं थी बल्कि देश की हजारों लाखों लड़कियों की तरह वो प्यार में थी राजेश खन्ना के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर्स के साथ, उनकी ऑन स्क्रीन पर्सोना के साथ। क्योंकि उनकी शादी के बारे में जब दुनिया को पता चला तो लाखों लड़कियां राजेश खन्ना से
उनसे नाराज हो गई। India is stunned, we are told. Women are sobbing and tearing their hair. There will probably be suicide. पर राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था जब तक डिंपल को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली, क्योंकि राजेश खन्ना ने इमर्जिंग एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया को एक्टिंग करने से मना कर। ऐसा इसलिए क्योंकि राजेश खन्ना को घर पर अपने बच्चों के लिए एक माँ चाहिए थी, ना कि एक स्टार एक्ट्रेस। और मेरे अकॉर्डिंग तो इस डिसीजन के पीछे शायद राजेश खन्ना की ईगो भी थी, जिसकी वजह से उनको डिंपल के स्टारडम से एक डर था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजेश खन्ना से ज्यादा स्टारडम की बात तो छोड़ो, अगर इस मामले में कोई उनके आसपास भी आता था तो उन्हें अनइजीनेस होने लगती थी, एक तरह की जेलसी होने लगती, जो कुछ सालों बाद ही क्लियरली पूरी दुनिया को देखने को मिली। कहते हैं कि अपने स्टारडम के लिए और अमिताभ बच्चन से राजेश खन्ना इतने ज्यादा इनसिक्योर थे कि एक समय उन्होंने अमिताभ बच्चन को मनूस तक कह दिया था। हाँ, एक बेनिफिट ऑफ डाउट हम राजेश खन्ना को जरूर दे सकते हैं क्योंकि उनसे पहले इंडिया में किसी ने इस लेवल का फेम, पॉपुलैरिटी, जनता का प्यार बॉक्स ऑफिस पर हिट देखा ही नहीं था। इसीलिए उनके पास कोई टेम्पलेट ही नहीं था कि इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको संभालते कैसे हैं, महीनों तक, सालों तक, दशकों तक इसे रखते कैसे है। एंड क्योंकि उनको सिखाने वाला उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं था तो उनके पास बचा एक गॉड कॉम्प्लेक्स और अपने स्टारडम को खो देने का एक डर। वो डर जिसने राजेश खन्ना से कुछ ऐसे काम कराए कि पूरा बॉलीवुड जो एक समय उनके आसमान के नीचे था, 1973 के बाद उनके अगेंस्ट हो गया, उनके ट्रैजिक डाउनफॉल का कारण बन गया। 1971 तक जब तक राजेश खन्ना लगातार हिट दे रहे थे तो उनके टैंट्रम्स, अनरीजनेबल डिमांड, उनकी हरकतें, नखरे, गुस्सा सब झेलने के पीछे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स का डिसीजंस प्योरली बिजनेस बेस्ड थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग है तो एक बिजनेस। एंड इसीलिए ऑडियंस आज या उस समय राजेश खन्ना को स्टार मानती है या नहीं, उस बात से तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं। और राजेश खन्ना की फिल्म ना चले इसका तो सवाल ही नहीं था, ऐसा राजेश खन्ना को लगता था। और काफी हद तक ये सच भी था और इसी बात को सच रखने के लिए राजेश खन्ना हर तरीके से मेहनत कर रहे थे, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। 1973 में रिलीज हुई नमक हराम का तो पूरा क्लाइमैक्स ही काका ने चेंज करना चाहा, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ आई उनकी लास्ट फिल्म आनंद में क्लाइमैक्स में उनकी मौत के बाद ऑडियंस का सारा अटेंशन राजेश खन्ना पर गया था, ना कि अमिताभ बच्चन पर। इसीलिए वो चाहते थे कि नमक हराम के क्लाइमैक्स में भी उनकी मौत हो जाए, जो बात बाद में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ना चाहते हुए भी माननी पड़ी। और राजेश खन्ना के साथ 10 हिट फिल्में देने वाली मुमताज बताती हैं कि कैसे राजेश खन्ना चाहते थे कि मुमताज सिर्फ उनके साथ फिल्में करे, क्योंकि मुमताज जब धर्मेंद्र, अमिताभ, देवानंद के साथ कोई फिल्म साइन करती थी तो राजेश खन्ना उनसे नाराज रहते थे। और उनकी ये पोजेसिवनेस जो बाद में जाकर उनकी रिलेशनशिप में भी देखने को मिली, वो 1972 में इस हद तक पहुंच गई कि राजेश खन्ना गए एक दिन सलीम जावेद के पास, जहां उनका वो आर्ग्यूमेंट हुआ जिसने बॉलीवुड को बदला। हाथी मेरा साथी लिखने के बाद, उसकी सक्सेस के बाद सलीम जावेद एज अ डुओ बहुत पॉपुलर हो गए। हर कोई उनके साथ फिल्में बनाना चाहता था, उनके साथ काम करना चाहता था, और ये बात राजेश खन्ना को भी पता था। इसीलिए वो सलीम खान और जावेद अख्तर के पास एक अग्रीमेंट, एक डील लेकर पहुंचे। काका चाहते थे कि सलीम जावेद की सुपरहिट जोड़ी सिर्फ उनके साथ, सिर्फ उनके लिए फिल्में लिखे। और ये राजेश खन्ना की रिक्वेस्ट नहीं थी, डिमांड थी, क्योंकि आखिर एक साल पहले सलीम जावेद का नाम इंडस्ट्री में बनाने के लिए उनको काम दिलवाने के पीछे राजेश खन्ना का ही तो हाथ था। तो उनके अकॉर्डिंग उनकी ये डिमांड कंप्लीटली वैलिड, कंप्लीटली जस्टिफाइड भी थी। बट सलीम जावेद को ये बात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, जिन्होंने राजेश खन्ना का ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, जो ऑब्वियस भी था, क्योंकि राजेश खन्ना जो सुपरस्टार हैं, जो हर बड़े राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस की फिल्मों में काम करें, उनके साथ कोलैबोरेट करें, पर सलीम जावेद सिर्फ उनके लिए फिल्में लिखी। ये बात तुम्हें भी कुछ सेंस बना नहीं रही होगी, पर उस समय राजेश खन्ना का ईगो, एरोगेंस, पॉपुलैरिटी, गॉड कॉम्प्लेक्स सब अपने पीक पर था। वो जो चाहते थे वो कर सकते थे, और ऐसा पहली बार हुआ था कि उनकी बात मानने से किसी ने इनकार कर दिया। कई महीनों तक सलीम जावेद और राजेश खन्ना की बात बंद रही, उनमें कोल्ड वॉर तक चला। और राजेश खन्ना के लिए ये छोटा सा आर्ग्यूमेंट राइवलरी में तब बदल गया जब 1973 में सलीम जावेद ने इंडिया को दिया जंजीर के साथ इंडिया का अगला सुपरस्टार, द एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर ने इंस्पेक्टर विजय दीनानाथ चौहान यानी अमिताभ बच्चन को स्टारडम का पहला टेस्ट तो दिया ही, पर सलीम खान और जावेद अख्तर को दिया सुपरहिट फिल्में बनाने का एक फॉर्मूला, द एंग्री यंग मैन का फॉर्मूला, जिसने आने वाले 10 सालों में सिर्फ अमिताभ बच्चन को नया सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि सलीम जावेद को भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे आइकॉनिक राइटिंग डुओ बना दिया। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
कितने आदमी थे? सरदार 2 आदमी। सलीम जावेद। 1975 में शोले और दीवार, 1978 में आई डॉन और त्रिशूल, 1979 में काला पत्थर, 1980 में दोस्ताना। ये वो फिल्में थी जिसकी मदद से सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को एक लैंकी पतला फ्लॉप एक्टर से बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाया। अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना का रिप्लेसमेंट बनाया और इंडियन ऑडियंस का फिल्मों को लेकर, सिनेमा को लेकर पूरा टेस्ट बदल दिया। लेकिन उस वक्त ज्यादातर यंग मैन एंग्री थे, हमें पता नहीं था। ऐसा नहीं है कि हमने ये सोच के लिखा था कि लोग एंग्री हैं इसलिए ऐसी फिल्म लिखो। हम उसी समाज में, उसी दुनिया में सांस ले रहे थे, उसी हवा में सांस ले रहे थे जिस हवा में वो लोग सांस ले रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि मैं सलीम जावेद के डुओ पर और बॉलीवुड के राइटर्स पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बता देना। पर ये सारे डायनामिक चेंजेस, सलीम जावेद का राइज, अमिताभ बच्चन का सुपरस्टार बनना उस राइवलरी को और इंटेंसिफाई कर देता है। क्योंकि जंजीर के बाद भी राजेश खन्ना को आइडिया नहीं था कि कैसे एक फिल्म बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग, ऑडियंस के प्रेफरेंसेस को कैसे शिफ्ट कर सकती है। क्योंकि राजेश खन्ना एज अ रोमांटिक एक्टर, एज अ रोमांटिक लीड, उनकी रेलेवेंस स्टार्टेड टू डाई आफ्टर दिस। क्योंकि शायद अपने सक्सेस और शायद और ऐब के नशे में राजेश खन्ना ये भूल चुके थे कि उनको सुपरस्टार, उनकी फिल्मों को सक्सेसफुल बनाने में सिर्फ उनका हाथ नहीं था। कंट्रीब्यूशन तो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स, क्रू, प्लेबैक सिंगर सबका था, जिसकी वो रिस्पेक्ट तो दूर की बात है कंसिडर तक नहीं करते थे। नटराज में मैं रहता था तो राजेश खन्ना वहाँ शूटिंग के लिए आते थे, तो एक बार कार पे टीका लगा के खड़े थे तो मैंने उनको नमस्ते किया, जवाब ही नहीं दिया। मत दो भाई, हम बड़े आदमी हो, ठीक। राजकुमार में कभी सलाम का जवाब ही न दे। मैं यही सोचता था कि अच्छा बेटा मैं छोटा हूँ इसीलिए तुम। और शायद यही कारण है कि 1972 और 1973 में राजेश खन्ना का वो स्टारडम खत्म होने लगा जब उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। तो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने उनके पीछे घूमना भी बंद कर दिया। राजेश खन्ना अपनी आंखों के सामने अपने स्टारडम को खोता हुआ देख रहे थे, अपने बाद आए एक नए लड़के को स्टार बनता हुआ देख रहे थे। और इन चीजों ने शायद उनकी ईगो, उनकी गॉड कॉम्प्लेक्स, उनकी एरोगेंस को इतना अफेक्ट किया कि वो दिन रात शराब पीने लगे। अमिताभ बच्चन से उनकी कोल्ड वॉर, उनकी जेलसी और ज्यादा बढ़ गई। और 1975 में शोले के आने के बाद तो एक समय पर लगातार 17 ब्लॉकबस्टर देने वाले राजेश खन्ना लगातार 7 से 10 फिल्में फ्लॉप दे देते हैं। एंड अपनी एरोगेंस में या कहें अपनी रोमांटिक हीरो की इमेज से ना निकल पाने की वजह से राजेश खन्ना ने हर उस डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर के साथ काम करना ही बंद कर दिया जो उनके सुपरस्टार स्टेटस, उनकी करिश्मा, उनकी इमेज को किसी भी तरह से केटर करने से मना कर देता था। मे बी ही वांटेड टू प्रूव समथिंग, मे बी वो प्रूव करना चाहते थे कि वो आज भी वही राजेश खन्ना है जो 10 साल पहले बॉलीवुड के फर्स्ट सुपरस्टार बने थे, जिसके जैसा स्टारडम कभी किसी ने नहीं देखा था। और बीच बीच में उनकी कुछ फिल्में चली भी। 1974 में रोटी, 1977 में चाइला बाबू, 1979 में अमरदीप, ये वो फिल्में थी जिसने कुछ और साल राजेश खन्ना को अपने स्टारडम के इल्यूजन में रखा। पर ये बात पूरे बॉलीवुड और राजेश खन्ना की ऑडियंस तक को पता थी कि राजेश खन्ना का दौर अब खत्म हो चुका। नाउ ही इज जस्ट अ शैडो ऑफ हिज पास्ट। बाद में तो एक इंटरव्यू में उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी शर्मिला टैगोर बताती हैं कि कैसे काका हमेशा ऐसे राइटर्स और डायरेक्टर्स से खुद को सराउंडेड रखते थे जो सिर्फ उनकी तारीफ करें, उनकी एक्टिंग को मुश्किल रोल्स के साथ टेस्ट ना करें, और सबसे जरूरी अमिताभ बच्चन से दूर रहे। उनकी इस जेलेसी, अपने स्टारडम से ऑब्सेशन और एरोगेंस की वजह से 1980s में उनकी वाइफ डिंपल कपाड़िया ने काका को अपने बंगलों की छत पर फूट फूट कर रोते हुए देखा था। और उनकी पर्सनल लाइफ तो ऑलरेडी खराब ही थी। 1979 में रिलीज हुई जनता हवलदार के सेट पर अपने लीड एक्टर को कई दिन लेट आते देखने के बाद डायरेक्टर महमूद ने अलेजेडली सबके सामने राजेश खन्ना को थप्पड़ मार दिया। जो हजारों लड़कियां राजेश खन्ना की झलक देखने के इंतजार में उनके घर, फिल्मों के सेट के सामने खड़ी रहती थी। तो कुछ 2000 लड़कियां थी सेट पर काका जी की। पागलपन था उस वक्त। 1978 तक वो सब खत्म हो गया। एंड राजेश खन्ना बिकेम अ लोनली मैन, A forgotten chapter, जो सिर्फ एक एग्जाम्पल बन चुके थे इसका कि एक सुपरस्टार बनने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। 1983 में एक बार फिर राजेश खन्ना बॉक्स ऑफिस पर कमबैक तो करते हैं। उनकी लगातार 3 फिल्में सुपरहिट होती हैं और काका को कुछ टाइम के लिए शायद लगने भी लगा होगा कि उनका खोया हुआ स्टारडम वापस आ गया। बट वंस अगेन दिस वाज फॉलोड बाय 5 बैक टू बैक फ्लॉप्स, जिसके बाद राजेश खन्ना ने एक आध हिट बीच में डिलीवर जरूर करी, पर राजेश खन्ना को अपनी फिल्म में साइन करना एक रिस्की डिसीजन बन चुका था। ऑडियंस को एंग्री यंग मैन का जो ऑब्सेशन अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद ने लगाया था वो अभी तक उतरा नहीं था। नए जॉनरा बॉलीवुड मान लगे थे। अनिल कपूर, संजय दत्त, सलमान खान जैसे यंग
एक्शन स्टार्स आने लगे थे। और इन सब के बीच राजेश खन्ना द सुपरस्टार ऑफ द 70s का एक्टिंग करियर फेस कर रहा था अपनी स्लो और डेफिनेट 1992 में उन्होंने अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर पॉलिटिक्स में भी एंट्री ली, शायद इस होप में कि वो किसी एक फील्ड में तो अमिताभ बच्चन को हरा सकेंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में फेल हो चुके थे और इनिशियली राजेश खन्ना को सक्सेस मिली भी। यू वोंट बिलीव इट, पर 4 साल के लिए राजेश खन्ना कांग्रेस के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, जिसके बाद एक बार फिर राजेश खन्ना ने अपना एक्टिंग करियर रिवाइव करने की कोशिश की, इस बार शायद और प्रैक्टिकल तरीके से, बाय टेकिंग साइड रोल्स ऑफ फादर फिगर जैसे इन आप लौट चले। पर 2000s के बाद वो सारे रोल्स भी अमिताभ बच्चन ने अपने नाम कर लिए। राजेश खन्ना ने खुद को, अपने लाइफस्टाइल को, बंगले को, महंगे शौक को मेंटेन करने के लिए टीवी सीरियल्स तक करे। अपने पराए, इत्तेफाक, रघुकाल, रीत सदा चली आई जैसे टीवी सीरियल्स में राजेश खन्ना को देखकर कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया जरूर हुआ, पर सैडली उनका टीवी स्टिंट भी अमिताभ बच्चन के केबीसी जैसा नहीं हो पाया। रिपोर्ट सर्कुलेट होने लगी कि राजेश खन्ना जो अपने प्राइम में अपने दोस्तों को बंगलो, गाड़ी सब गिफ्ट करते थे, 2008 में आकर बैंकरप्सी फाइल करते हैं। 2008 तक आते आते तो हालत ऐसी हो चुकी थी कि राजेश खन्ना को वफा जैसी एक सी ग्रेड फिल्म में काम करना पड़ा। एंड इन हिज फाइनल इयर्स राजेश खन्ना आइसोलेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम एवरीवन। 2009 में राजेश खन्ना को अपने सबसे बड़े राइवल, कॉम्पिटिटर, उनका स्टारडम छीनने वाला अमिताभ बच्चन के हाथों से आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मिला। एंड फाइनली 2012 में कैंसर से एक लंबे स्ट्रगल के बाद राजेश खन्ना अनफॉर्चुनेटली डाइड अ लोनली डेथ। जहां उनके पास 100 से ज्यादा फिल्में, बॉलीवुड में 40 साल से ज्यादा काम करने वाले एक्कोलेट्स तो थे, बट बॉलीवुड के इकलौते सबसे बड़े सुपरस्टार की लाइफ, उनका करियर, उनसे इंस्पिरेशन लेने वाले लोगों के लिए, उनको देखने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक लेसन बनकर रह गया था। बट ये बात भी सच है कि उनके स्टारडम जैसी इंटेंसिटी, ऑडियंस से प्यार, उस स्टारडम का पीक ना तो उनसे पहले किसी को ना उनके बाद किसी को आज तक मिला। बट अनफॉर्चुनेटली राजेश खन्ना के एक्टिंग करियर का, उनके स्टारडम का एक सच ये भी है कि उन्होंने वो स्टारडम, वो पीक कमा तो लिया, पर अपना बाकी का जीवन सिर्फ उस स्टारडम, उस पीक को चेस करने के चक्कर में बाकी सब कुछ गवा बैठे। एंड दैट अनफॉर्चुनेटली वाज द स्टोरी ऑफ राजेश खन्ना, बॉलीवुड्स फर्स्ट सुपरस्टार। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि राजेश खन्ना की गलती की वजह से अमिताभ बच्चन कैसे सुपरस्टार बने, तो उस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, इसे जाकर देखो। तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने थॉट्स राजेश खन्ना के बारे में, बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में मुझे बताओ। पूरी एक प्लेलिस्ट है यहाँ पर ऐसी और वीडियोस जो तुम देख सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।